इधर उधर मत देखिए, इस चेहरे पर ध्यान लगाइए। दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जहां जहां से देखना हो देख लीजिए। पहचान तो आप गए ही होंगे, नहीं पहचाना है तो बता देता हूं। यह है प्रियंका गांधी के पतिदेव, नाम है रॉबर्ट वाड्रा। इन्हें लेकर एक बहुत बड़ी कहानी सामने आई है, मगर मैं गारंटी देता हूं कि हजारों करोड़ का गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लपटझंडिस इस मामले पर सपने में भी नहीं बोल सकते, चूं भी नहीं कर सकते। यह खबर बहुत ही बड़ी है और इतनी महत्वपूर्ण है कि देश के हर एक व्यक्ति को जाननी चाहिए, मगर अफसोस कि जानने नहीं दिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर क्या कहानी सामने आई है, इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा और बेहद आसान भाषा में बताऊंगा। आप लोग बस थोड़ी देर हमारे साथ गंभीरता से बने रहिए, क्योंकि ये बात इतनी बड़ी है जिसके नाम पर पूरे देश को टोपी पहनाई गई और वो टोपी इतनी खतरनाक निकली कि उसने पूरे देश को गंजा बनाकर छोड़ दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने 3 रुपए वाली उस कलम का प्रयोग किया है जिसका नाम होता है लिखो फेंको? चाहे किसी भी कंपनी ने उस कलम का निर्माण किया हो, लेकिन उसकी पहचान लिखो फेंको से ही होती है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी ने लिखने का काम कंप्लीट कर लिया है और अब फेंकने का वक्त आ गया है? कलम को नहीं भाई, इनको। बहुत ध्यान से इस मुद्दे को सुनिएगा। महाराष्ट्र की राजनीति में यह मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। वहीं पुलवामा हमले को लेकर पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया, उस पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ जवाब दिया है। उनका जवाब भी बताएंगे और उनके जवाब पर कुछ सवाल भी उठाएंगे। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटवा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक प्रयास भेजने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल या धन्ना सेठ के दम पर नहीं चलते, हम आपके भरोसे चलते हैं, इसलिए बात भी आपकी करते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात लोकतंत्र की कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन करते हुए पीआईबी नाम की संस्था को फैक्ट चेक करके उसे सोशल मीडिया से हटवाने की ताकत दे दी है। लेकिन यह काम तब किया गया जब संसद का सत्र खत्म हो चुका था, यानी कि सरकार ने सीधे सीधे इस पर विपक्ष के सवालों से बचना चाहती थी, जनता से छुपाना चाहती थी इस मामले को। इन नियमों के आने के बाद लोगों ने चिंता जाहिर की कि निश्चित ही सरकार इस तरह के कानून बनाकर सोशल मीडिया पर उठ रही आवाजों को दबाने और आलोचनाओं को समाप्त करने का प्रयास करेगी। इस कानून के सामने आने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपने इस तरह का नियम बना दिया, ऐसा कानून लेकर आ गए। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि यह फैक्ट चेक इकाई केवल सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित झूठी और भ्रामक जानकारियों को हटाएगी और यह किसी भी राय, विचार, व्यंग, कलाकार के काम को इंटरनेट से नहीं हटाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इस कानून का उद्देश्य यह है कि झूठी सूचनाओं के आधार पर लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं में कमजोर न किया जा सके और चुनी हुई सरकार की मंशा पर संदेह पैदा न किया जा सके। अब यहां एक सवाल उठता है कि सरकार ने कानून इसलिए बना दिया ताकि केंद्र सरकार की किसी योजना पर कोई भ्रामक बात न फैलाई जाए। अब यूं समझ लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार की योजना थी। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां यदि 100 शौचालय बनाए गए हैं तो उनमें से 70 से 80% शौचालयों की हालत बद से बदतर है। या तो वो प्रयोग के लायक नहीं है या फिर उन्हें ऐसा बनाया ही नहीं गया कि प्रयोग किया जा सके। हालांकि मैं हर गांव में ऐसी स्थिति का दावा नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर में स्थिति कमोबेश यही नजर आएगी। अब यदि सरकार इसे भ्रामक या चुनी हुई सरकार में लोगों का भरोसा कम करने की बात कह के वीडियो डिलीट करवा दे तो इसके पीछे क्या तर्क दिया जाएगा? बहरहाल अब बात उस मुद्दे की करते हैं जो हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और वो मुद्दा है रॉबर्ट वाड्रा। इनके बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इनसे संबंधित ये 2-4 मीम्स को देख लीजिए। मैं केवल 2-4 ही दिखा रहा हूं। इस तरह के सैकड़ों हजारों सोशल मीडिया पर मीम्स पिछले 10 सालों में प्रसारित किए गए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये सब आम आदमी करता है, आम जनमानस करता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इसके पीछे बड़े बड़े आईटी सेल होते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के होते हैं, इनका लंबा चौड़ा बजट होता है। साल 2012, 13, 14 तक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया का पूरा लश्कर, रॉबर्ट वाड्रा समेत पूरे गांधी परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, 70 साल का लुटेरा और पता नहीं क्या क्या साबित करने में लगा रहा है। आप इन मीम्स में लिखी गई बातों को ही देखकर समझ सकते हैं। लिखा है, भारत के हर निर्माण पर हक है मेरा, दामाद 420, डीएलएफ जीजाजी। यानी कि चारों तरफ से रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगता रहा कि हरियाणा की कांग्रेस की सरकार ने कौड़ियों के भाव रॉबर्ट वाड्रा को जमीन दे दी। गोदी मीडिया ने इतना ड्रामा किया मानो ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े फ्रॉड और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रॉबर्ट वाड्रा ही है। रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार को महान भ्रष्टाचारी बताने की इतनी कोशिश की गई जिससे आम जनमानस में यह बात फैल गई कि यह पूरा खानदान ही चोरकट है। फिर क्या था, देश की जनता ने इस परिवार से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया
और छुड़ा भी लिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भाजपा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार पिछले 9 सालों से किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया गया और ना ही किसी को जेल हुई, ना किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन सब ने मिलकर कितनी चोरी की होगी, कितना भ्रष्टाचार किया होगा, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 साल की भयंकर रिसर्च और खोजबीन करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को इनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें इन्हें फंसाकर जेल भेजा जा सके, इन्हें बदनाम किया जा सके। और जब कुछ नहीं मिला तो अंत में मानहानि का एक मामला ढूंढकर लाए जिसका कोई आधार नहीं होना चाहिए, मगर सत्ता है तो कुछ भी संभव है। अब मैं आपको वो खबर बताता हूं जो कि बेहद चौंकाने वाली है। इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के डीएलएफ के साथ हुए जमीन सौदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, खूब तांडव मचाया था। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे में हरियाणा सरकार यानी कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो सौदेबाजी की थी, जो जमीन की खरीद फरोख्त की थी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। यानी कि भ्रष्टाचार का जो आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर जमीन सौदे को लगाया गया था, जिसे लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता और गोदी मीडिया के सैकड़ों लपटझंडीस 24 घंटे बयानबाजी किया करते थे, हवाबाजियां किया करते थे और जितना हो सके रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब बीजेपी की सरकार ही रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे रही है और हाईकोर्ट में बता रही है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई घपलेबाजी नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अब सवाल यह है कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी भयंकर आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि यह पूरा सौदा ही सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा 44 करोड़ रुपया कमाए हैं और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है, अब उस मामले में इतना जबरदस्त मोड़ ले लिया है, मगर फिर भी चारों तरफ सन्नाटा है। जानते हैं ये सन्नाटा क्यों है? क्योंकि अगर ये बात जन जन तक पहुंच गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं और गोदी मीडिया की हवाबाजियां एक बार फिर से जनता के सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि ये लोग यूं ही किसी पर कीचड़ उछालते हैं, बिना आधार के बातें कहते हैं, बदनाम करते हैं और बाद में खुद ही क्लीन चिट भी दे देते हैं। सन 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव, सभी चुनाव में रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्टाचारी बताकर बीजेपी ने खूब राजनीतिक लाभ उठाया। अब सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार के लोग गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के खिलाफ या फिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला करेंगे, मुकदमा करेंगे, कोर्ट जाएंगे, जिन्होंने इस मुद्दे पर उनको भरपूर बदनाम करने की कोशिश की? वैसे भी जिस तरह से आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, कभी अदानी को लेकर, कभी पुलवामा को लेकर, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्रह नक्षत्र एकदम उल्टे चल रहे हैं। कहानी इतनी ज्यादा बिगड़ने लगी है कि महाराष्ट्र में एक नई कहानी सामने आने लगी है। पिछले दिनों एनसीपी नेता अजित पवार ने पार्टी की मीटिंग छोड़कर किसी अन्य कार्यक्रम में शामिल होते हुए यह कह दिया था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 2024 का इंतजार क्यों करना है। अजित पवार की इन बातों ने महाराष्ट्र में एक नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। वहीं इस मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कह दिया गया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से शिवसेना को तोड़ा और अपनी सरकार बनाई, ये सब आप सबको मालूम है। मगर चूंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और शिवसेना टूटने की वजह से महाराष्ट्र की जनता के बीच उद्धव ठाकरे को लेकर जबरदस्त सहानुभूति सामने आने लगी थी। हाल फिलहाल में जितने भी छोटे मोटे उपचुनाव हुए उनमें ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दशकों से कब्जा था, उन सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में इस माहौल के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए आग में कूदने जैसा होगा। जानकार मानते हैं कि इस वक्त अगर महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर बीजेपी सिंगल डिजिट में आएगी, यानी कि अधिक से अधिक 8-9 सीटें ला पाएगी। इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को तोड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या बीजेपी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद पर बिठाकर महाविकास आघाड़ी में सेंध लगाना चाहती है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि भैया मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है। यदि अजीत पवार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो फिर शिवसेना तोड़कर भाजपा के साथ जुड़ने वाले एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे को लिखो फेंको वाली कलम बनाकर छोड़ दिया जाएगा या फिर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? यदि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा? यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय मानकर चलिए। एक बात और समझने वाली है, ये नेता लोग ऊपर ऊपर सत्ता का निर्धारण कर लेते हैं, कोई उस जनता के बारे में नहीं सोचता जिस जनता के वोट के दम पर ये नेता बनते हैं। वैसे महाराष्ट्र की जनता भी सब कुछ देख रही है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में इस कदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है? देखना यह है कि महाराष्ट्र के लोग सब कुछ देख समझ रहे हैं या फिर गोदी मीडिया के लहर में सब कुछ भूल जाएंगे। वहीं भाजपा के एक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इनका कहना है कि विपक्ष ने अतीक अहमद को मरवा दिया है। लेकिन एक कहावत है कि आगे कुआं पीछे खाई, समझ ना आवे कहवा जाई। यदि विपक्ष ने मरवा दिया है तो फिर
आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है, जांच एजेंसियां हैं, उनका उपयोग करिए, विपक्ष को उठाकर जेल में डालिए, उन्हें सजा दिलवाइए। वैसे भी सजा दिलवाने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत तो है नहीं, सजा ऑन द स्पॉट ठोक दो। आपकी पुलिस व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है कि विपक्ष के लोग पुलिस कस्टडी में किसी अपराधी को मार के निकल जाते हैं या मरवा देते हैं, और आप हैं कि खाली बयानबाजी करते हुए फिर रहे हैं। पहले तो आप अतीक अहमद को बचा नहीं पाए और अब आप विपक्ष को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप कितने कमजोर हैं भाई। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्रालय पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। जब से उन्होंने ये बातें कही हैं कि पुलवामा सरकार की नाकामी से हुआ, लापरवाही से हुआ, सरकार यदि जवानों को जहाज दे देती तो फिर हमारे 40 जवान जिंदा रहते। और सत्यपाल मलिक के अनुसार जब उन्होंने ये बातें प्रधानमंत्री से कही तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम इस मामले पर चुप रहो। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या और करें तो करें क्या। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सत्यपाल मलिक को ये बातें उसी वक्त कहनी चाहिए थी जब ये घटना हुई थी। अब इस समय काहे बोल रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या यदि सत्यपाल मलिक ने उस वक्त नहीं बोला तो आप इसे उनकी गलती या कोई मजबूरी कह सकते हैं? लेकिन क्या इस आधार पर सत्यपाल मलिक के आरोपों की जांच से इनकार किया जा सकता है? उस वक्त नहीं बोला, अब तो बोल रहे हैं, अभी जांच करवा लीजिए। वैसे भी 4 साल से अधिक का समय गुजर चुका है। अब तक क्या हुआ, कितनी जांच हुई, क्या रिपोर्ट आया, कुछ तो बताइए। क्या 40 जवानों की मौत की जांच सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सत्यपाल मलिक ने उस वक्त नहीं बोला था, अब बोल रहे हैं? क्या यह कोई आधार है कि जांच नहीं करवाई जाएगी? वैसे इस तरह की तमाम रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जिनसे यह खुलासा होता है कि किस तरह से जानबूझकर सीआरपीएफ के जवानों को जहाज नहीं दिया गया, मजबूरन उन्हें ट्रकों में भरकर आवाजाही करनी पड़ी और हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। इस मामले पर हम आगे भी बात करेंगे और लगातार बात करते रहेंगे। गोदी मीडिया इस मुद्दे को चाहे जितना दबाना चाहे, हम इन मुद्दों को कभी छोड़ेंगे नहीं और तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक संतोषजनक जवाब सामने नहीं आ जाते। हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।